हेलो। हम लोग क्लास 10th टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए अभी क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का रिवीजन। रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट टू नंबर। ठीक है, तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई नंबर दो लेते हैं, 12 एंड 15। इसका एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस क्या है? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए या फिर एचसीएफ, सबसे पहले जो भी गिवन नंबर होगा उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का पावर 2 इंटू 3। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। एलसीएम क्या होता है कि जितना भी प्राइम नंबर हो वो सारे प्राइम नंबर लिखते हैं और सबका हाईएस्ट पावर के साथ लिखते हैं। यहाँ 2 प्राइम नंबर है, दोनों में 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 प्राइम नंबर है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है एंड 5 भी है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 60। ठीक है, और एचसीएफ क्या हुआ? जो दोनों नंबर में जो प्राइम नंबर कॉमन हो विद मिनिमम पावर। ठीक है, तो यहाँ दोनों में कौन सा कॉमन है? हमारा 3 कॉमन है, तो यहाँ एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। अब वेरीफाई करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया? 60 इंटू 3, 180 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर ए एंड बी, ए इंटू बी इक्वल्स टू 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180। ठीक है, फॉर्मूला वेरीफाइड है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसी फॉर्मूले पे बेस्ट पूछा जाएगा। आपको दो नंबर का एलसीएम दिया होगा, दोनों नंबर दिया होगा, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, या फिर हो सकता है दो नंबर का एलसीएम दिया हो, उसी का एचसीएफ भी दिया हो और कोई एक नंबर दे रखा हो तो दूसरा नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आप क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा। ये क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, आप रेशनल नंबर पहचान लेंगे, लेकिन रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म देखना है हमें। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आइदर आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा, टर्मिनेटिंग होगा, या फिर क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा? रेशनल नंबर में रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। सो डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स नंबर एंड हो जाता है लास्ट में, जैसे कोई भी नंबर हो 2.53 ये एंड हो गया तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो नंबर क्या हो? एंड नहीं होगा। 3 4 5 4 5 ये नंबर, सेम नंबर, कुछ बंच ऑफ नंबर वो बार बार रिपीट करेगा। यहाँ 4 5 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। क्या है यहाँ पे? 4 5 जो है लास्ट में वो बार बार आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिकरिंग बोलेंगे। तो इसको ऐसे नोट करेंगे 3.45। अब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर सिर्फ बार लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या है? डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ लेते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रेशनल नंबर को लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्मेट में। एग्जाम्पल क्या होता है? √2, √3 यही सब है। चलिए अब इसका हम लोग डेसिमल फॉर्म देखते हैं। डेसिमल फॉर्म इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है? ये होता है
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कोई नंबर भी इसमें रिकर नहीं कर बार बार नहीं आता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1.2359860539 क्या है, कोई भी नंबर इसमें सीक्वेंस के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर गिवन हो तो उसको देख के हम इसको 21 कर देते हैं, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर गिवन हो तो उसको हम देख के कैसे बताएंगे ये रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है, विदाउट डिवीजन। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, P अपॉन क्यू देखेंगे। P अपॉन क्यू में सिर्फ किसको टारगेट करेंगे, Q को। Q हमारा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, वो 2m होना चाहिए या फिर 5n होना चाहिए या फिर 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस तरह का फॉर्मेट है डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का, देन उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के लिए देखते हैं, उसमें अगर डिनोमिनेटर हमारा ये हो, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो या फिर 5n इंटू कोई और एक्स्ट्रा कोई भी ABCD कोई भी नंबर हो, 7 हो, 3 हो, इस टाइप का कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो उसके साथ में, तो इस तरह का कोई आपको डिनोमिनेटर में नंबर मिल जाए तो वो नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। चलिए दोनों में एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 5/2, 5 को रहने दे रहे हैं, 3/2 डिवाइड करते हैं तो 1/5, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 का पावर 1 है तो ये टर्मिनेटिंग है, देख लिए। अगर सपोज कीजिए 3/5 हो, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या फिर 3 को 25 से भी डिवाइड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 5n के फॉर्मेट में है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए 3/2 इंटू 5 इस तरह का हो तभी ये क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अब समझ गए। चलिए अब इसको नॉन टर्मिनेटिंग वाले को देखते हैं, वो कौन से फॉर्मेट का होगा। सपोज कि ये 3 है, ठीक है, 2 इंटू 7 डिनोमिनेटर पे है। आपको क्या बोला, डिनोमिनेटर में कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई और भी अगर एक्स्ट्रा कोई नंबर हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 इंटू 5 इंटू 13, फिर एक्स्ट्रा ये नंबर 13 है तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 7/13, यहाँ कोई नंबर नहीं है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 13 है, ठीक है। 2 इंटू 5 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक्स्ट्रा अगर नंबर है तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। आप समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। होप यहाँ तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर ले, क्विक रिवीजन करते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में आपको क्या पढ़ना है, एक डिग्री पढ़ना है। तो डिग्री क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हो, सपोज कीजिए कि p ऑफ x लिखा है 3x⁴ इन प्लस 5x²
प्लस 2x प्लस 3। तो जो भी आपका पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल यहाँ x है और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा आपका डिग्री होगा। तो डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ इसका डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, यहाँ वेरिएबल क्या है x है, ठीक, और इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप समझ गए डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वो होगा p ऑफ x इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल क्या होगा कोई ax प्लस b के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। वहाँ वेरिएबल जो होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पावर 1 है, ठीक है। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5, ये क्या हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। बोलिए अगर p ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ x कर दे तो ये पॉलिनोमियल हो जाए, क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर सॉल्यूशन करना है तो इक्वल टू 0 करेंगे, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आया -5/3। तो लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन अगर पूछा जाए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कितना होता है 1 होता है। कितना होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसका लीनियर पॉलिनोमियल का, तो कितना होता है 1, एक ही सॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलिए तो ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल ले लिए 3x² प्लस 4x माइनस 5, यही समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है वेरिएबल x है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना होता है 2। कभी हमेशा इसका रियल सॉल्यूशन नंबर ऑफ 2 नहीं होता है, इसका होगा 2, ठीक है, इसका देखना पड़ेगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, उसका 2 होता है। चलिए तो क्या होता है 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट 2। एट मोस्ट का मतलब होता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है रियल सॉल्यूशन। वो कैसे होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पैराबोला बनता है, आप देखे हैं इस तरह का शेप बनता है, ठीक है। ये शेप ऐसे भी बन सकता है, हमेशा यू शेप का ही बनेगा, ठीक है। और सपोज कीजिए ऐसा बन गया, इसमें क्या हुआ एक्स एक्सिस जो है इसके ग्राफ को कितनी बार कट किया है, 2 बार कट किया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसके पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ कितनी बार कट किया है, एक बार, तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बार होगा 1, ठीक है। चलिए यहाँ एक्स एक्सिस इसके ग्राफ को कितनी बार कट किया है, एक बार भी कट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 0। अब आप समझ गए। चलिए और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 कब होगा, जब ये इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक जगह यहीं पे कट करेगा, एक जगह कट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1। सपोज कीजिए कि वो कट एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, इस पोजीशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 0, ठीक है। वो किस तरह का ग्राफ होगा, कांस्टेंट ग्राफ, जैसे x इक्वल्स टू एक्स नहीं सॉरी y इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सपोज कीजिए 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन x के लिए 0 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे होता तो 3 है, लेकिन लेस देन भी 3 हो सकता है, एटमोस्ट 3 इसको बोलते हैं, एटमोस्ट 3। वो डिपेंड्स ऑन द
ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ दे रखा होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, उसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस ग्राफ का कितना है। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ग्राफ। तो आपका सपोज कीजिए कि ग्राफ रहेगा, गिवन रहेगा, इस तरह का ग्राफ सपोज कर लेते हैं। तो ग्राफ में कैसे चेक करेंगे, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक, अब देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं, इसको आइए देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ग्राफ होगा वो देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया है, काउंट करेंगे और उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहाँ कितनी बार कट किया है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टाइम्स कट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इस ग्राफ का, 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसको इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो क्या होगा, 2 होगा। एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। वाई एक्सिस पे अगर कट करता है तो वो काउंट हम नहीं करते, सिर्फ एक्स एक्सिस का पे जो कट करता है वही काउंट करते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, हमें वाई एक्सिस पे कट वाला काउंट नहीं करना है। अब आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दियर जीरोज। ठीक है, जीरोज मतलब इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, एक्सप्रेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। इसके 2 रूट्स होंगे, कौन कौन से, अल्फ़ा बीटा पढ़े होंगे आप लोग, बस यहाँ क्विक रिवीजन हो रहा है। तो सम ऑफ रूट्स इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर ये एक्सप्रेशन दिया हो तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो इसका रूट्स फाइंड आउट, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन है, तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है एक्सप्रेशन में, ए का वैल्यू 2 है, बी का अलजेब्रा में साइन के साथ बोलते हैं तो ये बी क्या है -4, बी का वैल्यू -4 एंड सी का वैल्यू -5। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ माइनस बी बाई ए, तो फॉर्मूले का यहाँ माइनस लगाएंगे, बी का वैल्यू कितना है -4 अपॉन ए का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4/2, मतलब सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है -5 एंड ए का वैल्यू 2, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सपोज कीजिए कि इसी में अब कुछ और देख लेते हैं कि आपको दिया रहेगा इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 बीटा इक्वल्स टू -3 देन फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए, अल्फ़ा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बीटा का वैल्यू -3 है, माइनस 2 इंटू 2 इंटू -3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12, तो कितना आ गया 1 + 12 = 13, यानी हमारा वैल्यू निकल गया क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कितना निकल गया 13, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए अब इसी में पूछ सकता है, यही वैल्यू दिया हो अल्फ़ा का 2 और बीटा का 2, अगर आपसे पूछ दिया जाए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 - 3 = -1, यहाँ पुट करके आप देख लीजिए। चलिए 2 - 3 का पावर 3 -3 इंटू 2 इंटू -3, ये हो गया यहाँ तक, फिर इसके बाद ब्रैकेट देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 2 - 3। चलिए तो इसका -1 का पावर 3 हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो +18 इंटू -1, ठीक है। तो ये हो गया -1 और -18 कितना हो गया, -19। यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए अब आगे देखते हैं कि आपको रूट्स दिया होगा, इफ अल्फ़ा बीटा ये गिवन होगा, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो भी बोला जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, हो गया। चलिए इसी को अगर लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यही है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हो गया। क्लियर है। चलिए कोई क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। एग्जांपल में है इफ़ अल्फ़ा = 1 बीटा = 2, ये गिवन है, तो फॉर्म करना है हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो कैसे करेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ x² हो गया माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पुट करेंगे 1 + 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2, ये हो गया। देन x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल, ये हमारा फॉर्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपका थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब थर्ड चैप्टर का रिवीजन कर ले, क्विक रिवीजन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। अलजेब्रा से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा अप्रॉक्स में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर बहुत इजी है, तो इसको बहुत शॉर्ट में एकदम कंसाइज करके रिवाइज करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, हमने 2 इक्वेशन ले लिया। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अब देखें क्विक रिवीजन में एकदम सारा चीज़ आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, या तो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए जब भी इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा तो उसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा,
ठीक है। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो किस टाइप का कंडीशन बनेगा, जो इक्वेशन दिया होगा तो उसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारा कंडीशन बनता है। x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है y के कोफिशिएंट के रेशियो के, लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होता है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में हमारा ग्राफ कैसा बनता है, जब नो सॉल्यूशन हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनेगा दो लाइन का, ठीक है। अब आते हैं कंसिस्टेंट में। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, दो कंडीशन हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है x का वैल्यू, जो भी वेरिएबल होगा x एंड y, उसका एक फिक्स वैल्यू आएगा। सपोज ये x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, इस टाइप का आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, एक सॉल्यूशन आएगा। इसलिए इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, कोई और सॉल्यूशन इसका नहीं पॉसिबल है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों जो हमारा इक्वेशन होता है वो इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। इसका कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसके लिए क्या कंडीशन है, देख लिया आप, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। बट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होता है, तीनों रेशियो इक्वल हो जाता है। लेकिन नो सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग तीनों का ग्राफ का नेचर भी देख लेते हैं, ग्राफ का नेचर कैसा होगा। यूनिक सॉल्यूशन में एक बार कट करेगा दोनों लाइन, इस तरह का हमारा ग्राफ होगा, ये ग्राफ है आपका, ठीक है। चलिए, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक लाइन जो होगा दूसरी लाइन को पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, ये लाइन इसी लाइन के ऊपर होगा, ये 100%। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इसी के ऊपर ये लाइन आ गई, ठीक है, ये पूरा यही है, इसी पे दोनों लाइन आ गई, ठीक है। इस तरह का आपका ग्राफ होगा। इनफाइनाइटली जो मेनी सॉल्यूशन होता है उसका जो ग्राफ आप तो ये देख लिए, लेकिन उसका जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन देगा उसको हम लोग डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या है, डिपेंडेंट, इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आपका क्लियर है ग्राफ के साथ सारा कॉन्सेप्ट। आइए अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करके देख ले। क्वेश्चन के लिए देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, a1/a2 क्या है, 4/1, यहाँ 1 कोफिशिएंट है। चलिए, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब p/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करते हैं इक्वल के साइन के साथ। चलिए, तो क्या हो जाएगा, p इंटू 1 p होगा, इज नॉट इक्वल टू 8 मतलब p का वैल्यू 8 नहीं होगा, तब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। p का वैल्यू 8 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर। अब क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। चलिए, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस। दो इक्वेशन दे रखा हो, उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू
इसका सॉल्यूशन करना है आपको, दो मेथड पढ़ाया गया है अभी सिलेबस में, इस बार दो ही मेथड है। तो क्या है, एक एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको सॉल्व करके x का वैल्यू एंड y का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, वो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, किसी मेथड से कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिएगा तो एक में से वेरिएबल का वैल्यू x का निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा, या फिर एलिमिनेशन से करना हो तो इसको क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमें y यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों y को इक्वल करेंगे कोफिशिएंट के साथ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट में से सेकेंड को, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये क्या हो गया -3x, ये 0 हो गया इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू कितना आया -1/3। अब इसी को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1/3 पुट किए प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो क्या आया -2/3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2 और ये इधर गया तो +2/3, 6 प्लस 2/3 मतलब 8/3। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल्स टू -1/3 एंड y इक्वल्स टू 8/3। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में x और y दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपके RHS के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम में आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपका एक दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ से आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन में, ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्विक रिवीजन के लिए हम लोग देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों जहाँ कट करता है वो ओरिजिन, ये एक्स का निगेटिव साइड, ये वाई का पॉजिटिव साइड, ये एक्स का पॉजिटिव साइड और ये वाई का निगेटिव साइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होता है, और पहले हम लोग एक्स का वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई का, ये आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x क्या है, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y भी पॉजिटिव है, तो प्लस कॉमा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है, इधर इस साइड ये निगेटिव है, तो निगेटिव और y का पॉजिटिव। ठीक है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है x और y। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और y का निगेटिव लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको देख लीजिए। क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y axis is called x coordinate और एब्सिसा। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, एब्सिसा एंड एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, ये क्या है, वाई एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से जो भी डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आया यहाँ पे आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ही दे रहा है ना, x,0, यानी एक्स एक्सिस पे कैसा हमें पॉइंट मिलता है, x,0 टाइप का मिलता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट भी दे रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम लोग, सेकेंड पॉइंट क्या है, यही डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। जो हमें पॉइंट मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। या फिर वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम हमारा क्या है, ऑर्डिनेट, ORDINAT। ठीक है, वाई यहाँ पे मिलेगा कोई भी, और वाई एक्सिस पे एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस टाइप नेचर का होता है, x,0 टाइप का, एंड एनी पॉइंट ऑन
वाई एक्सिस वो किस नेचर का होता है, 0, y, क्योंकि y बाद में आता है। ठीक है, आपको पूछा जाए 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 2 क्या है, x को बता रहा है और -3 y को। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। x पॉजिटिव किस में होता है, x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, y निगेटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यानी पॉइंट कहाँ आएगा, 2 सपोज कीजिए कि यहाँ आ गया और y का -3 यहाँ आ गया, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आया। ठीक है, तो ऐसा बता दिएगा। पूछा जाए -2, 0 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा आपको, एक्सिस पे आएगा, ऑन एक्स एक्सिस। इसका बात ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक्सिस पे आएगा। इतना क्लियर है आपको। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई 2 पॉइंट गिवन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, ये पॉइंट ए गिवन है आपको x1 y1 एंड बी है x2 y2। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको ए बी का। चलिए, तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू क्या पढ़े आप लोग, √of x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x को x के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और y को y के साथ, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस आपका फाइंड आउट हो गया, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजी है। अब पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, चलिए सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, 2 पॉइंट गिवन होगा a एंड b, x1 y1 एंड b गिवन है x2, y2। ठीक है, ये हो गया। इसको कोई पॉइंट p जो है यहाँ पे कट करता है। ठीक है, कौन से रेशियो में, कोई रेशियो m एंड n रेशियो, तो ये हमें p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो p मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x y है, तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है वो, p का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला इसको याद कर ले, क्या करते हैं, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, m को यहाँ से उठाएंगे, चलिए अपोजिट साइड बोले हैं तो m को लेंगे, m के अपोजिट ये है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे और n को उठा के हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं फॉर्मूला, x इक्वल्स टू m को क्या बोले हैं, x2 की तरफ मल्टीप्लाई कर, x है तो इसमें सब कुछ x का ही आएगा, तो m x2 हो गया, x के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस अब n को उठा के x इधर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, nx1 अपॉन m प्लस n। फिर y के लिए सेम प्रोसीजर है, y इक्वल्स टू my2 प्लस में ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लिए। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपका 2 पॉइंट गिवन है, a गिवन है 1 2, b गिवन है 0 -2। ठीक है, और कोई पॉइंट p जो है इसको 2, 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो p हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, p के लिए यही होगा, p का कोऑर्डिनेट x y फाइंड आउट करना है। तो पहले x करते हैं, आपको क्या बताया है, इसको उठा के अपोजिट साइड मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और 3 को इसके अपोजिट, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ लिए, और रेशियो के सम से डिवाइड करते हैं। 2 को उठाए, ये वाले 2 को, और इधर मल्टीप्लाई किए x के लिए, तो 2 इंटू 0 mx2 होता है, तो 2 इंटू 0। ठीक है, और फिर इधर x के लिए आएंगे 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। डिवाइड कैसे करेंगे, इसके रेशियो सम के रेशियो से, रेशियो सम करेंगे 2 प्लस 3 कितना आ गया, 0 प्लस 3 बाई 0 प्लस 3 3 हो गया अपॉन 5। वैसे y कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे, फिर यही 2 लेंगे, इसके y से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइड वाले से, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, फिर प्लस का साइन, फिर 3 को लेंगे, इसका अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2। डिवाइड किससे करेंगे, इसके सम से, तो कितना आ गया, -4 प्लस 6 अपॉन 5, तो कितना हो गया 2 अपॉन 5। p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, आपको डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, और इसी में क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे,
सिर्फ आपको क्विक रिवीजन कराया जा रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन एक बनता है, पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, कोलिनियर का क्वेश्चन। कोलिनियर क्या होता है, जब जो जितना भी गिवन पॉइंट हो आपको पूछा जाएगा 3 पॉइंट का, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो जब तीनों का तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो उन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर बोलेंगे, ए बी सी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों लेंथ फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या पॉइंट होगा, पॉइंट ए गिवन होगा, बी होगा और पॉइंट सी होगा। तो ए बी का लेंथ फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। फिर बी सी का लेंथ फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है। फिर टोटल लेंथ ए सी का फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास 3 लेंथ मिल गया और तीनों में जो दोनों स्मॉल लेंथ होगा उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और 2 लेंथ स्मॉल लेंथ को ऐड करने के बाद जो थर्ड लेंथ हमारा बड़ा वाला है, अगर उसके इक्वल आता है तो हम कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर इक्वल नहीं आता है तो नॉट कोलिनियर, ठीक है। आप ऐसे कोलिनियर का क्वेश्चन बना लेंगे। यूज इसमें क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, और ये वाला, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे।